हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। शायद ही पीछे कोई अटेम्प्ट गया हो जिसमें टीडीएस का क्वेश्चन ना आया हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये मान सकते हो कि यहां से 6 नंबर तक का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और आप इस टॉपिक को मिस आउट करने की गलती कभी भी नहीं कर सकते। राइट, सो मेक श्योर आप ये चैप्टर अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी कुछ देर के अंदर, 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लें, और इस सेशन के बाद एक बारी खुद से भी बैठकर टीडीएस को अच्छे से रिवाइज कर लें। केवल इस वीडियो को देखने से चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, यू हैव टू गो थ्रू द रेगुलर बुक। राइट, ये रिवीजन को एक सपोर्ट बनाओ, एक बेस बनाओ, और रेगुलर नोट्स को एक बार रेफर करके पूरा का पूरा टीडीएस अपने एंड पे भी आज के आज ही वाइंड अप कर लेना। कल हम लोग इसी चैनल पर लाइव एमसीक्यू सेशन करेंगे टीडीएस के ऊपर ही, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड डे आफ्टर टुमारो हम पीडब्ल्यू ऐप पर इसी चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को टेकअप करने वाले हैं, सो दैट कि सर इस चैप्टर को लेकर हमारे पास एकदम बढ़िया तरीके की अंडरस्टैंडिंग आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम निकल कर ना आए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर टीडीएस। सबसे पहला जो सेक्शन हम लोग को यहां पर टेकअप करना है वो है आपका डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स विद रिगार्ड टू सैलरी इनकम, जहां पर सेक्शन एप्लीकेबल होता है सेक्शन नंबर 192। सेक्शन 192 आपसे क्या कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, कोई भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो उस सैलरी पे उसको टैक्स कैलकुलेट करना है और उस टैक्स को 12 इंस्टॉलमेंट में उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर देना है। एवरी पर्सन मेकिंग द पेमेंट ऑफ अ सैलरी इनकम टू अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट shall deduct the tax at source, and for this purpose employer shall estimate the tax liability of the employee, and tax so estimated shall be deducted in 12 monthly installments। तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी को एस्टिमेट करे, और जो भी टैक्स निकल कर आया है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से हर महीने वो डिडक्ट करे। राइट, इसके बाद क्या कह रहा है, इफ एनी पर्सन इज वर्किंग विद 2 और मोर एम्प्लॉयर, in that case he should submit the particular of his salary income from all the employers to one of the employer who will deduct the tax at source taking into consideration income from all the employers। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है मान लो मिस्टर जे है, मैं 2 एम्प्लॉयर के पास काम करता हूं, मैं ए लिमिटेड पे भी जॉब कर रहा हूं, मैं बी लिमिटेड में भी जॉब कर रहा हूं। फर्स्ट हाफ में मैं ए लिमिटेड में होता हूं, सेकंड हाफ में मैं बी लिमिटेड में होता हूं। तो मुझे ए लिमिटेड से भी सैलरी मिल रही है, मुझे बी लिमिटेड से भी सैलरी मिल रही है, लेकिन मेरा टीडीएस कोई एक ही एम्प्लॉयर काटेगा, या तो ए लिमिटेड या तो बी लिमिटेड। इफ आई चूज कि ए लिमिटेड मेरा टीडीएस काटे, तो मुझे जो बी लिमिटेड से सैलरी मिल रही है वो मुझे ए लिमिटेड को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ए लिमिटेड अपनी सैलरी और बी लिमिटेड की सैलरी दोनों को एस्टिमेट कर लेगा मेरी टैक्स लायबिलिटी, एंड देन मेरी सैलरी में से वो टीडीएस काट लेगा। अगर मुझे है कि बी लिमिटेड मेरा टीडीएस काटे, तो भाई मैं ए लिमिटेड को बोल दूंगा कि भाई तू टीडीएस मत काट, बी लिमिटेड मेरा टीडीएस काटेगा। मैं बी लिमिटेड को ए लिमिटेड से मिलने वाली सैलरी डिस्क्लोज कर दूंगा। बी लिमिटेड सैलरी में से ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की सैलरी पे जो टैक्स बनता है उसको डिडक्ट कर लेगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि एक ही एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटेगा। अगर आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के पास काम कर रहे हैं, तो आपको अपने सभी एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी अपने एक एम्प्लॉयर को बता देनी है, वही आपका टोटल सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करके चलेगा। राइट, अच्छा, इफ एनी एम्प्लॉय हैज इनकम अंडर एनी अदर हेड, अगर किसी एम्प्लॉय के पास किसी और हेड में इनकम है, लेट्स से सैलरी के अलावा उसके पास एचपी में, पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेस में किसी भी हेड में इनकम है, तो एम्प्लॉय शैल बी अलाउड इवन टू रिपोर्ट सच इनकम टू द एम्प्लॉयर, एंड द एम्प्लॉयर शैल टेक इट इनटू कंसिडरेशन। कह रहा है कि सर अगर एम्प्लॉय के पास और किसी हेड में इनकम है, तो एम्प्लॉय चाहे तो अपनी वो इनकम भी एम्प्लॉयर को बता दे, और एम्प्लॉयर उस इनकम को भी कंसीडर कर लेगा टीडीएस पर्पस के लिए।
फॉर एग्जाम्पल मेरी जो टैक्सेबल सैलरी है, सपोज कर लो 7 लाख रुपए की है और मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की 2 लाख रुपए की इनकम है, तो मैं अपने एम्प्लॉयर को ये 2 लाख रुपए की एचपी की इनकम भी डिस्क्लोज कर सकता हूं। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, 7 लाख रुपए की सैलरी, 2 लाख की एचपी, 9 लाख पे मेरा टीडीएस काट लेगा, राइट। तो अगर एम्प्लॉय के पास कोई अदर इनकम है तो एम्प्लॉय चाहे, कंपलसरी नहीं है, एम्प्लॉय अगर चाहे तो अपनी अदर इनकम भी एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज कर सकता है, सो दैट एम्प्लॉयर उसके ऊपर भी क्या करे, टीडीएस काट दे। If employee has loss under the head house property, he shall be allowed to report the such loss. अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो आप एचपी का लॉस अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 7 लाख रुपए की है, मेरे पास एचपी में 50,000 रुपीज का लॉस है, तो मैं अपना ये एचपी का लॉस एम्प्लॉयर को बता दूंगा। एम्प्लॉयर 7 लाख की सैलरी में से 50,000 का एचपी के लॉस को सेट ऑफ कर देगा, 650 की सैलरी रह जाएगी, 650 पे टैक्स लायबिलिटी निकालेगा और उसी के हिसाब से मेरा टीडीएस डिडक्ट करेगा, राइट। लेकिन एचपी के अलावा और कहीं पर मेरा लॉस है, एचपी के अलावा और कहीं पर मेरा लॉस है, तो मैं वो लॉस डिस्क्लोज नहीं कर सकता। पीजीबीपी में लॉस है, कैपिटल गेन में लॉस है, अदर सोर्सेस में लॉस है, तो मैं वो लॉसेस एम्प्लॉयर को नहीं बता सकता। अगर मेरे पास इनकम है, एचपी में इनकम है, पीजीबीपी में इनकम है, कैपिटल गेन में इनकम है, अदर सोर्सेस में इनकम है, वो मैं डिस्क्लोज कर सकता हूं। ऐसा क्यों? इनकम अगर डिस्क्लोज करोगे तो टीडीएस ज्यादा कटेगा, वो सरकार को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप लॉसेस डिस्क्लोज करोगे तो आपका टीडीएस कम कटेगा, वो सरकार को अच्छा नहीं लगेगा। सरकार कह रही है कि एचपी के लॉस के अलावा और कोई लॉस है तो वो तुम अपने एम्प्लॉयर को नहीं बता सकते, हम केवल एचपी के लॉस को ही अकाउंट फॉर करेंगे। वो ऑब्वियस है कि जब तुम अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तब ये लॉसेस वगैरह दिखा देना, अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालना। अगर ज्यादा टीडीएस कट गया होगा टैक्स लायबिलिटी से तो तुमको रिफंड भी दे देंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज टीडीएस के पर्पस के लिए तुम एचपी के लॉस के अलावा और कोई लॉस अकाउंट फॉर नहीं करवा सकते। लेकिन अदर इनकम है तुम्हारे पास, एचपी की इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है, कैपिटल गेन की, अदर सोर्सेज की इनकम है, तो वो इनकम को तुम डिस्क्लोज करके चल सकते हो, उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा एम्प्लॉय न्यू रिजीम में आना चाहता है, अगर हमारा एम्प्लॉय न्यू रिजीम में आना चाहता है फॉर द टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी अंडर द न्यू कंसेशनल रेट, एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को इंटीमेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को, इंटेंशन टू ऑप्ट फॉर द न्यू कंसेशनल स्कीम। Intimation so given will be applicable for the year and cannot be modified. तो अगर आप न्यू रिजीम में टैक्सेस पे करना चाहते हो तो आप अपनी ये इंटेंशन को अपने एम्प्लॉयर को पहले से बता देना, सो दैट कि जब एम्प्लॉयर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकाले तो वो न्यू रिजीम के हिसाब से ही निकाले और आपका टीडीएस भी जो है वो न्यू रिजीम के हिसाब से ही डिडक्ट हो। तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर वो क्या बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो उस सैलरी पे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालेगा एम्प्लॉयर और उस एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को 12 इंस्टॉलमेंट्स में उसकी सैलरी में से डिडक्ट करके चलेगा। इसके बाद वो बोलता है कि सर अगर एम्प्लॉय एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है तो एम्प्लॉय जिस भी एम्प्लॉयर से चाहे उससे टीडीएस कटवा सकता है। टीडीएस सिर्फ एक एम्प्लॉयर से कटेगा, सब एम्प्लॉयर टीडीएस नहीं काटेंगे। तो जिससे भी मैं टीडीएस कटवाना चाहता हूं उसको मैं अपने बाकी एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी डिस्क्लोज करके चलूंगा। तीसरा कहता है कि अगर आपके पास अदर हेड्स में इनकम है तो वो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हो, लेकिन लॉसेस केवल एचपी वाले डिस्क्लोज करना, बाकी लॉसेस डिस्क्लोज नहीं कर सकते। न्यू रिजीम में टैक्स देना चाहते हो तो ये इंटेंशन अपने एम्प्लॉयर को बता देना ताकि तुम्हारा एम्प्लॉयर न्यू रिजीम के हिसाब से तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी को एस्टिमेट करके टीडीएस काटे। अगर तुम्हें न्यू रिजीम नहीं लेनी है तो बात ही अलग है, ओल्ड रिजीम में टीडीएस कटेगा। लेकिन न्यू रिजीम लेना चाहते हो तो इंटेंशन अपनी एम्प्लॉयर को बतानी पड़ेगी और इस इंटेंशन को पूरे साल भर चलाना पड़ेगा, तुम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 192A। अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 192A। 192A क्या कहता है? 192A आपसे कहता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इन केस ऑफ पेमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, आरपीएफ से अगर आपको पेमेंट मिल रही है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर आपको पेमेंट मिल रही है तो उस पे टीडीएस कटेगा बेटा सेक्शन 192A के अंदर। क्या कहता है? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट फ्रॉम द आरपीएफ, जो भी पर्सन आरपीएफ से पेमेंट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो डिडक्ट करेगा टैक्स एट सोर्स इफ द अमाउंट पेड इज टैक्सेबल एंड द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10%। कह रहा है कि अगर आरपीएफ का विड्रॉल टैक्सेबल है, एम्प्लॉय ने आरपीएफ से पैसा विड्रॉ किया है और एम्प्लॉय का वो विड्रॉल टैक्सेबल है,
तो उस केस में जो भी पर्सन आरपीएफ से पेमेंट करेगा, जो भी पर्सन आरपीएफ अकाउंट की पेमेंट करेगा, वो 10% का टीडीएस काट के चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आरपीएफ से लेट सपोज करिए 5 लाख रुपए विड्रॉ करे और मेरा ये विड्रॉल टैक्सेबल था। अब आपको अच्छे से पता है, सैलरी वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि आरपीएफ का लमसम विड्रॉल कब टैक्सेबल होता है। सर, आरपीएफ का लमसम विड्रॉल टैक्सेबल होता है जब 5 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस नहीं दी होती। अगर 5 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस दी होती है, उसके बाद पैसा विड्रॉ होता है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। मतलब अगर मैंने लगातार 5 साल की सर्विस नहीं दी और उससे पहले मैंने आरपीएफ से पैसा विड्रॉ कर लिया, तो वो विड्रॉल टैक्सेबल है, राइट। तो अब मान लेते हैं मैंने 5 लाख रुपए आरपीएफ से विड्रॉ करे, ये विड्रॉल 5 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस से पहले हुआ, तो इस केस में मेरे ऊपर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन सरकार कहती है अगर आरपीएफ की विड्रॉल 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मतलब 50,000 से कम की अमाउंट अगर विड्रॉ हुई है, 50,000 से कम की अमाउंट अगर विड्रॉ हुई है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 192A के अंदर टीडीएस कब लगेगा? 192A के अंदर टीडीएस लगेगा जब विड्रॉल की अमाउंट 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की होगी। किस रेट से टीडीएस कटेगा? सर जी, रेट ऑफ टीडीएस होगा 10%, 10% से टीडीएस कटेगा। आरपीएफ की विड्रॉल कब एग्जेम्प्ट होती है? आरपीएफ की विड्रॉल कब एग्जेम्प्ट होती है, ये आपको सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। जब आप कॉन्टिन्यूअस सर्विस रेंडर करते हो 5 साल या उससे ज्यादा की, जब आप 5 साल या उससे ज्यादा की कॉन्टिन्यूअस सर्विस रेंडर करते हो, तो ऐसे केस में वो विड्रॉल आपकी एग्जेम्प्ट होती है। 5 साल पूरे नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? 5 साल पूरे क्यों नहीं हो पाए? If he has not rendered such continuous service, the service has been terminated by the reasons of employee's ill health. सर, एम्प्लॉय की तबियत खराब रहती थी, एम्प्लॉय नासाज था, वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। सर, उसकी तबियत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको डॉक्टर ने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए परमानेंट बेड रेस्ट बोल दिया। तो एम्प्लॉय की इल हेल्थ की वजह से वो 5 साल पूरे नहीं कर पाया और उसे मजबूरी में आरपीएफ से पैसा विड्रॉ करना पड़ा। तो सरकार कहती है अब ये विड्रॉल टैक्सेबल नहीं है। अगर एम्प्लॉय की इल हेल्थ की वजह से 5 साल पूरे नहीं हुए और एम्प्लॉय ने पैसा विड्रॉ किया आरपीएफ से, तो ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा। या फिर सर, एम्प्लॉय 5 साल पूरे कैसे करता? एम्प्लॉयर ने अपना धंधा ही बंद कर दिया। सर, एम्प्लॉय अपने 5 साल पूरे कैसे करता? आपके एम्प्लॉयर ने धंधा ही बंद कर दिया। 5 साल पूरे होने से पहले एम्प्लॉयर ने धंधा ही बंद कर दिया, तो उस केस में जो आरपीएफ का विड्रॉल है वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा रीजन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा रीजन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, ऐसे सिनेरियो के अंदर 5 साल से पहला विड्रॉल भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। और जब विड्रॉल एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, मान लो मैंने ए लिमिटेड के पास 3 साल काम किया, मान लो मैंने ए लिमिटेड के पास 3 साल काम किया और 3 साल बाद मैंने ए लिमिटेड को छोड़ दिया और मैंने बी लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया। अब मैंने क्या किया, जो मेरे ए लिमिटेड के आरपीएफ में बैलेंस था, जो मेरे ए लिमिटेड के आरपीएफ में बैलेंस था, वो मैंने बी लिमिटेड के आरपीएफ में ट्रांसफर करवा दिया। तो अगर मैंने अपने आरपीएफ के पैसे को ट्रांसफर कर दिया, मेरे 5 साल ए लिमिटेड में पूरे नहीं हुए थे, लेकिन ए लिमिटेड से जैसे ही मैं निकला, मैंने ए लिमिटेड का आरपीएफ ट्रांसफर कर दिया बी लिमिटेड के पास और मैंने बी लिमिटेड के यहां पे 2 साल या 3 साल की सर्विस दे दी, तो अब यह माना जाएगा कि मेरी 5 साल से ज्यादा कॉन्टिन्यूअस सर्विस है। बात समझे? अगर मैं पहले ए लिमिटेड के पास 3 साल काम कर रहा था, ए लिमिटेड के पास से मैंने नौकरी छोड़ के बी लिमिटेड को ज्वाइन किया, ए लिमिटेड के पास मेरे पास जो आरपीएफ का पैसा था वो मैंने बी लिमिटेड के आरपीएफ में ट्रांसफर करवा दिया, एक आरपीएफ से दूसरे आरपीएफ में पैसा ट्रांसफर कर दिया। मैंने बी लिमिटेड में भी 3 साल काम किया और फिर बी लिमिटेड से मैंने जब छोड़ा तो आरपीएफ विड्रॉल कर ली। तो ऐसे केस में सरकार कहती है कॉन्टिन्यूअस पीरियड निकालने के लिए जो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास आपने सर्विसेज दी हैं उसे भी हम कंसीडर करके चलेंगे। मोटी मोटी बात जो आपको 192A के अंदर ध्यान रखनी है कि भाई साहब 192A के अंदर आपका जो टीडीएस कटता है वो 10% से कटता है अगर आरपीएफ की जो अमाउंट है वो 50,000 या उससे ज्यादा है या आपके आरपीएफ की विड्रॉल एग्जेम्प्ट नहीं है। तो अगर आपकी आरपीएफ की विड्रॉल एग्जेम्प्ट नहीं है और 50,000 या उससे ज्यादा की विड्रॉल है तो 10% का टीडीएस कटने का रिवाज है। ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके। अब बढ़ते हैं सर सेक्शन 193 पे। सेक्शन 193 पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट।
मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। 193, अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं और उन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पे आपको इंटरेस्ट आता है, किसी कंपनी के डिबेंचर्स, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, उन डिबेंचर्स पे, उन बॉन्ड्स पे अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो उस इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब वो कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी, कोई गवर्नमेंट कंपनी, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी आपको पेमेंट करेगी इंटरेस्ट का, जो भी कंपनी आपको पेमेंट करेगी इंटरेस्ट का, उस इंटरेस्ट पे 10% का टीडीएस काट के वो चलने वाली है, राइट। अब सर हमको देखना है कब ऐसा होगा कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा, कब ये 10% का टीडीएस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डाला है, आपने 7 ईयर की एनएससी में पैसा डाला है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने नेशनल डेवलपमेंट या फिर नेशनल डिफेंस बॉन्ड में पैसा डाला है, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड या फिर नेशनल डिफेंस बॉन्ड में अगर आपने पैसा डाला है, तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना भी हो। अगर आपने 54 ईसी वाले बॉन्ड्स ले रखे हैं, एनएचएआई, आरईसीएल, इसके बाद आपका पीएफसीएल, आईआरएफसीएल, इनके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 54 ईसी वाले बॉन्ड जो कैपिटल गेन में पड़ा था, एनएचएआई, आरईसीएल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन कंपनीज के अगर बॉन्ड्स आपने परचेज करे हैं तो इन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद आपने लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटीज खरीदी हुई है, उन पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट एलआईसी को करा जा रहा है, जीआईसी को करा जा रहा है, किसी इंश्योरेंस कंपनी को करा जा रहा है, अगर मान लो किसी एलआईसी ने, जीआईसी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, फॉर एग्जांपल एलआईसी ने अडानी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, तो अडानी कंपनी जब एलआईसी को इंटरेस्ट देगी उस पर टीडीएस नहीं काटेगी। वही अडानी कंपनी के डिबेंचर्स आपने भी खरीदे हैं, आपको जब इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। तो अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने सिक्योरिटीज खरीद रखी हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज को जब इंटरेस्ट का पेमेंट करा जाता है तो वो बिना टीडीएस के करा जाता है। अगर आपने किसी पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, आपने किसी पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं और उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड जो असेसी होना चाहिए वो रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होना चाहिए। आपके इंटरेस्ट की पेमेंट अकाउंट पे चेक से होनी चाहिए और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो अप टू ₹5,000 आना चाहिए। तो अगर आपने किसी पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करे हैं, आपने किसी पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करे और वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड जो रिसिपिएंट है इंटरेस्ट का वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होना चाहिए, आपके पास पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से आनी चाहिए, और जो आपके इंटरेस्ट की अमाउंट होनी चाहिए एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इंटरेस्ट की अमाउंट जो होनी चाहिए एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो 5,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सर बीच में आपने एक पॉइंट छोड़ दिया था, जान के छोड़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप सिक्योरिटीज खरीदते हो तो जनरली उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो आता है उस पर टीडीएस नहीं कटता। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उन पे जो इंटरेस्ट आता है जनरली उन पे टीडीएस नहीं कटता। लेकिन अगर आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी है वो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है या फिर वो 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है, नाम में ही लिखा हुआ है कि ये टैक्सेबल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड आ रहा है, आपके पास 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है, इस पे अगर इंटरेस्ट आ रहा है पूरे साल भर में 10,000 रुपए से ज्यादा, अगर आपके पास इस पे इंटरेस्ट आ रहा है पूरे साल भर में 10,000 रुपए से ज्यादा, तो उस केस में टीडीएस कटेगा। मतलब यूजुअली क्या होता है, यूजुअली आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, उन पे कोई टीडीएस नहीं कटता। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आपका 8% या फिर 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है, सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है, और इन पे अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है अप टू 10,000, आपको इंटरेस्ट आ रहा है अप टू 10,000, तो ऐसे केस में राजा बेटा कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा।
ऐसे केस में आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है एक्सीडिंग 10,000, तो उस केस में आपका 10% का टीडीएस कटेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई और सिक्योरिटी है आपके पास, 8% सेविंग बॉन्ड और 7.75% सेविंग बॉन्ड के अलावा और कोई सिक्योरिटी है आपके पास, तो उस पर कतई टीडीएस नहीं कटेगा, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी भी हो, ठीक है। तो अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है और उस पे इंटरेस्ट जो है वो 10,000 से ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में आपको 10% का टीडीएस काटना है। और अगर अप टू 10,000 आ रहा है तो उस पे टीडीएस नहीं काटना है। 8% और 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास है, तो उस केस में आपको कभी भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, ठीक है जी, ओके। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194 डिविडेंड। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194 डिविडेंड। 194 डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कटती है, डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कटती है। डिविडेंड इक्विटी शेयर पे भी आ सकता है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे भी आ सकता है। कौन टीडीएस काटेगा? जो प्रिंसिपल ऑफिसर है डोमेस्टिक कंपनी का, जो प्रिंसिपल ऑफिसर है डोमेस्टिक कंपनी का, वो यहां पर क्या करेगा बेटा जी? टीडीएस काट के चलेगा। सर किस रेट से टीडीएस कटेगा? बेटा 10% से टीडीएस कटेगा। किस रेट से टीडीएस कटेगा? सर 10% से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सर क्या हमेशा टीडीएस डिडक्ट होगा या इसका भी कोई एक्सेप्शन है? एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको एक साल में 5,000 रुपए तक का डिविडेंड आ रहा है, अगर एक साल में आपके पास 5,000 रुपए तक का डिविडेंड आ रहा है और उसका पेमेंट आप कैसे भी कर रहे हो अदर देन कैश मोड से, उसका पेमेंट आप कैसे भी कर रहे हो अदर देन कैश मोड पे, तो उस केस में आपको कोई भी टीडीएस यहां पर डिडक्ट करके नहीं चलना है। कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर 5,000 रुपए तक का डिविडेंड पे करा गया है बाय द मोड अदर देन, ठीक है, ओके सर, ओके। इसके बाद आता है 194A। 194A आपकी बात करता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात करता है। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात करता है, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो हो सकता है आपने बैंक में एफडी करा रखी हो, आपने बैंक में आरडी करा रखी हो, बैंक में आपके पास सेविंग्स अकाउंट हो, वहां से आपके पास इंटरेस्ट अगर आ रही है तो वो इंटरेस्ट आपकी कहां पर कवर होगी? 194A में कवर होगी। अच्छा, कौन टीडीएस काटेगा? एवरी पर्सन इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। एवरी पर्सन इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। हर एक बंदा टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस नहीं काटेंगे। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस नहीं काटेंगे। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस के लिए लाइबल होंगे अगर पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर एक्सीड करता है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर एक्सीड करता है 100 लाख को या फिर 50 लाख को। 100 लाख रुपीस बिजनेस के केस में, 50 लाख रुपीस प्रोफेशन के केस में, ठीक है। तो हर एक पर्सन जो पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, हर एक पर्सन जो पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, वो यहां पर टीडीएस काट के चलेगा। हर एक पर्सन जो पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, वो टीडीएस काट के चलेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के, इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे 194A के अंदर जब उनको पिछले साल का टर्नओवर 100 लाख या 50 लाख को एक्सीड करता होगा। टीडीएस किस रेट से कटेगा? सर जी टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। टीडीएस किस रेट से कटेगा? टीडीएस कटेगा आई एम सॉरी, टीडीएस किस रेट से कटेगा? टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या आता है? कब ऐसा होगा कि टीडीएस नहीं कटेगा? नॉन एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? कब ऐसा होगा कि टीडीएस नहीं कटेगा? अगर इंटरेस्ट देने वाला व्यक्ति कोई बैंक है, इंटरेस्ट देने वाला व्यक्ति कोई पोस्ट ऑफिस है और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो अप टू ₹40,000 है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट देने वाला व्यक्ति बैंक है, इंटरेस्ट देने वाला व्यक्ति पोस्ट ऑफिस है और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 40,000 एक्सीड नहीं कर रहा, तो उस केस में टीडीएस नहीं काटेंगे। ये 40,000 की लिमिट बढ़ाकर 50,000 कर दी जाती है अगर असेसी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है। तो बैंक अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है अप टू ₹40,000 ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस पे वो टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन 40,000 से ज्यादा का पेमेंट करेगा तो 10% का टीडीएस काटेगा। ये 40,000 की लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 हो जाती है, यानी कि बैंक और पोस्ट ऑफिस जब सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट देते हैं तो इस इंटरेस्ट पे वो टीडीएस नहीं काटते। लेकिन जब 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो इस केस में उनको टीडीएस काटनी होती है।
अच्छा सर, ये जो 40,000 और 50,000 की लिमिट है, ये जो 40,000 और 50,000 की लिमिट है सर, ये हमारी ब्रांच वाइज है कि बैंक वाइज है? ऐसा हो सकता है मैं एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में एफडी खुलवा लूं, तो मेरे केस में आप ये सारा का सारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करके चेक करोगे कि 40,000 और 50,000 की लिमिट एक्सीड हो रही है कि नहीं, कि आप इसे ब्रांच वाइज चेक करोगे? तो इसमें बोलता है कि अगर बैंक में सीबीएस एग्जिस्ट करता है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम अगर एग्जिस्ट करती है, अगर सीबीएस एग्जिस्ट करता है, तो ये 40 और 50 की जो लिमिट है वो बैंक वाइज है, वो बैंक वाइज है। और अगर सीबीएस एग्जिस्ट नहीं करता तो ये लिमिट आपकी क्या है, ब्रांच वाइज है। अगर सीबीएस एग्जिस्ट करता है तो ये सभी ब्रांचेस के लिए है, मतलब पूरे बैंक की लिमिट है 40 और 50, और अगर सीबीएस एग्जिस्ट नहीं करता तो ये लिमिट ब्रांच वाइज है। ठीक है, बैंक के अलावा और कोई व्यक्ति इंटरेस्ट दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे लोन लिया था और मैं उस लोन पे आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैंने आपसे लोन लिया था, उस लोन पे मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो मुझे भी उस पे टीडीएस काटना है 10% से, प्रोवाइडेड मेरे पिछले साल का टर्नओवर 100 लाख या फिर 50 लाख एज द केस में भी उसको एक्सीड करता हो। लेकिन अगर मैं आपको 5,000 रुपए तक का ही इंटरेस्ट दे रहा हूं तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर मैं आपको 5,000 रुपए तक का ही इंटरेस्ट दे रहा हूं तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट बैंक को दे रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट बैंक को दे रहे हैं, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनर को कर रहे हैं, फर्म एक पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। सर, जो इंटरेस्ट सेक्शन 1015 में एग्जेम्प्टेड है उनके ऊपर भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट पे करता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी ऑन द डिपॉजिट्स मेड विद देम, अगर हमने प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के पास कुछ पैसा जमा कराया है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के पास कुछ पैसा जमा कराया है, उस पैसे पे जो हमको इंटरेस्ट आएगा उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट अगर रिफंड हमको लेट देती है और उस पे वो हमको इंटरेस्ट पे करती है तो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट ने मेरा रिफंड का पैसा लेट भेजा जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मुझे इंटरेस्ट दिया, उस इंटरेस्ट पे कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। जीरो कूपन बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। इसमें मेन जो पॉइंट है वो मेन आपका पॉइंट नंबर 1 है, जिसे आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट नंबर 1 से बनते हैं, उसको अच्छे से ध्यान रखना, बाकी सबको एक दो बार रीड कर लेना, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। इसके बाद आता है सर सेक्शन 194 बी एंड 194 डबल बी। एक आता है 194 बी और एक आता है 194 डबल बी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। तो अगर आपने कैजुअल इनकम कमाई है, बेसिकली लॉटरी से पैसा कमाया है, गैम्बलिंग से पैसा कमाया है, क्रॉसवर्ड पजल से पैसा कमाया है, हॉर्स रेसेस से पैसा कमाया है, तो जो भी बंदा पेमेंट करेगा वो बंदा 30% का टीडीएस आपकी पेमेंट में से काट के चलेगा। आपको अच्छे से पता है कैजुअल इनकम पे 30% का टीडीएस डिडक्ट होता है। लेकिन अगर विनिंग की अमाउंट अप टू ₹10,000 है तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर विनिंग की अमाउंट अप टू ₹10,000 है तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर विनिंग की अमाउंट काइंड पे है, अगर विनिंग की अमाउंट काइंड पे है, ठीक है, अगर विनिंग की अमाउंट काइंड में है, मतलब जो पेमेंट हो रही है वो काइंड में हो रही है। लेट्स से आप किसी गेम शो में गए थे और वहां पर आप कार जीत गए, आप किसी गेम शो में गए थे, वहां पर आप कार जीत गए, तो कार एक काइंड गिफ्ट है, एक काइंड कंसिडरेशन है जो आपको दिया जा रहा है। तो अगर आपको विनिंग काइंड में दी जा रही है तो इस केस में जो पेयर है उसे कलेक्ट करना पड़ेगा टीडीएस अमाउंट फ्रॉम पे, उसे टीडीएस का अमाउंट पे से कलेक्ट करना पड़ेगा। देन ओनली वो काइंड वाला जो उसका गिफ्ट है, उसकी विनिंग है, वो उसको ट्रांसफर करेगा। तो फॉर एग्जांपल आप किसी गेम शो में गए, वहां पर आप कार जीत गए, कार की कीमत थी लेट से 10 लाख रुपए, तो आपको वो कार की चाबी तब हैंडओवर करी जाएगी जब आप 3 लाख रुपए का टीडीएस उस गेम शो को दे देंगे। तो राइट, तो यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेयर की कि अगर वो काइंड में विनिंग का अमाउंट पे कर रहा है तो उस केस में वो रिसिपिएंट से, वो विनर से टीडीएस का पैसा क्या करके चलेगा, कलेक्ट करके चलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194C, मार्क कर देंगे इसको इंपॉर्टेंट। अगला सेक्शन आपके पास निकल कर आता है 194C, मार्क कर देंगे इसको सर जी आप इंपॉर्टेंट। 194C क्या कहता है?
194C कहता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, वर्क्स लेबर कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, टीवी कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्टर का कॉन्ट्रैक्ट और जॉब वर्क। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? ये कोई भी वर्क्स या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप अपना ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, उसके लिए आपने किसी ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो आपके लिए आपकी ऑफिस की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आपने किसी से एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करा है, राइट? आपने किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी से, एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट करी है, कॉन्ट्रैक्ट करवाया है कि मेरा एडवर्टीजमेंट करेगा। हो सकता है आप कोई डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हो सकता है आप कोई टीवी एड रन करवा रहे हो, राइट? इसी तरीके से अगर आपने किसी से केटरिंग ली है तो केटरर के साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो केटरिंग का, वो भी 194C में कवर हो जाता है। अगर आप टीवी के लिए कोई शो प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई शो बना रहे हो, राइट? फॉर एग्जांपल सोनी टेलीविजन ने आपसे कहा कि एक गेम शो आप बनाओ हमारे लिए, हम उसके लिए आपको पेमेंट करेंगे, राइट? तो आप सोनी टीवी के लिए कोई गेम शो बना रहे हो, एक नया गेम शो आप उसके लिए तैयार कर रहे हो और उसके लिए वो आपको पैसा दे रहा है, तो वो भी आपका 194C में आ जाता है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो आपके पास पहले से कोई गेम शो तैयार है और आप उसके टेलीकास्टिंग राइट सोनी को दे रहे हो, तो उस केस में 194C एप्लीकेबल नहीं होता। अगर सोनी टेलीविजन आपको अपॉइंट करती है, आपके पास आती है और आपसे कहती है कि हमारे लिए एक गेम शो तैयार कर दो, यहां पर जो आपका कॉपीराइट है वो सोनी टेलीविजन के पास रहेगा। आपके शो का जो कॉपीराइट है वो किसके पास रहेगा? सोनी टेलीविजन के पास रहेगा। वो आपको केवल गेम शो बनाने का पैसा देगी। आप जो फॉर्मेट रेडी करोगे, गेम शो का फॉर्मेट रेडी करोगे, उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। लेकिन मान लो आपके पास फॉर्मेट पहले से है, आपने पूरा गेम शो बना रखा है, आप बस सोनी टेलीविजन को टेलीकास्टिंग राइट दे रहे हो कि हमारा शो आप टेलीकास्ट करो, इसके राइट्स आप उनको अगर दे रहे हो, तो ऐसे केस में फिर 194C एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? ठीक है, यहां पर आता है सर कौन टीडीएस काटेगा। हर बंदा जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा वो यहां पर टीडीएस काटेगा। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे जब इंडिविजुअल और एचयूएफ का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपका 100 लाख और 50 लाख को एक्सीड करता होगा। 194C में इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 100 लाख या 50 लाख एक्सीड करता होगा। अब सर टीडीएस किस रेट से कटेगा? यह डिपेंड करता है कि रिसिपिएंट कौन है। अगर रिसिपिएंट आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, तो हम 1% का टीडीएस काट के चलेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो हम 2% का टीडीएस काट के चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके साथ केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे आपको 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है केटरिंग का। तो आप अगर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हो, तो मैं इस 5 लाख का 1% यानी कि 5,000 रुपए का टीडीएस काट दूंगा। और मान लो आप इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई हो, आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, आप एक कंपनी हो, तो उस केस में मैं 2% का टीडीएस काटूंगा। 5 लाख का 2% यानी कि 10,000 रुपए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, केटरिंग आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, या फिर किसी भी तरीके का जॉब वर्क भी आ जाएगा। जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क होता है जब आप किसी और के दिए हुए मटेरियल पे काम करते हो। जैसे मुझे ये पीडब्ल्यू की शर्ट बनवानी थी, तो मैंने आपको ये जो ब्लैक क्लॉथ है ये मैंने आपको दे दिया, आपने इस क्लॉथ से शर्ट बनाई, उस पे पीडब्ल्यू का लोगो प्रिंट कर दिया, तो आप क्या हुए? आप हुए जॉब वर्कर। मैं आपको ये शर्ट स्टिचिंग के ऊपर जो भी पैसा दूंगा उस पे 194C के अंदर टीडीएस काटूंगा। लेकिन मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे पीडब्ल्यू की शर्ट्स चाहिए, आपने अपने पास से कपड़ा खरीदा, आपने अपने पास से स्टिचिंग करी, आपने अपने पास से ये लोगो प्रिंट किया और मुझको दे दिया, तो अब आपके मेरे बीच में जॉब वर्क नहीं है, अब 194C का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। 194C में वो जॉब वर्क तब कहलाएगा जब मटेरियल आपको मैं सप्लाई करूंगा, आप उस मटेरियल पे काम करोगे। तो जब मैंने आपको मटेरियल दिया, आपने उस मटेरियल पे काम किया, तो अब मैंने आपको जो भी पेमेंट करी, ये जॉब वर्क है। जॉब वर्क का मतलब ही होता है कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को मटेरियल दिया और जॉब वर्कर ने उस पर सर्विसेज प्रोवाइड करी, राइट? तो मैंने आपको अगर कपड़ा दिया, आपने इस पे स्टिचिंग करी, आपने इस पे प्रिंटिंग करी, तो उस केस में जॉब वर्क कहलाने वाला है। अच्छा,
सर 194C के एक्सेप्शंस क्या हैं? कब ऐसा होगा कि 194C में टीडीएस ना कटे? कब ऐसा होगा 194C में टीडीएस ना कटे? तो मान लो अगर मैं आपको 30,000 रुपए तक की पेमेंट कर रहा हूं तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट आपको कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टर को जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो 30,000 रुपए तक की है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर पूरे साल भर की बात करूं एग्रीगेट में, अगर ये पेमेंट 1 लाख रुपए की है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो मान लो मैं आपको सिंगल पेमेंट दे रहा हूं 30,000 रुपए की, मान लो मैं आपको सिंगल पेमेंट दे रहा हूं 30,000 रुपए की, तो इस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने आपको 1 जुलाई को 25,000 रुपए दिए, तो इस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। मैंने आपको फिर 1 दिसंबर को 29,000 रुपए दिए, इस पे भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। फिर मान लेते हैं मैंने 1 जनवरी को आपको 30,000 रुपए दिए, इस पे भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको 1 फरवरी को 25,000 रुपए दिए, तो अगेन इस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जब आप टोटल देखोगे तो टोटल कितना हो चुका है, जब आप टोटल बनाओगे तो टोटल कितना हो चुका है, अरे मेरे बेटा, अगर आप टोटल बनाओगे तो टोटल कितना हो चुका है सर, 25,000 प्लस 29,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, टोटल हो चुका है 1,09,000। आपने एग्रीगेट में 1,09,000 कर दिया। आपने 1 जुलाई को 30,000 तक पेमेंट करी, 1 दिसंबर को 30,000 तक पेमेंट करी, 1 जनवरी को 30,000 तक पेमेंट करी, 1 फरवरी को 25,000 तक पेमेंट करी। इंडिविजुअल पेमेंट तो 30,000 को एक्सीड नहीं कर रही, लेकिन एग्रीगेट पेमेंट 1,09,000 हो गई। तो अब इस 1,09,000 में टीडीएस कटेगा। मान लो मैंने पेमेंट करी है मिस्टर वाई को, मान लो मैंने पेमेंट करी है मिस्टर वाई को, मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मिस्टर वाई है, इंडिविजुअल है, तो मुझे इस 1,09,000 पे 1% का टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। मुझे इस 1,09,000 पे 1% का टीडीएस यानी कि 1090 का टीडीएस काटना पड़ेगा। और ये 1090 का टीडीएस किस में से कटेगा, इस 25,000 में से। 1090 का टीडीएस किस में से कटेगा, इस 25,000 में से। तो 1 फरवरी को जब मैंने आपको 25,000 की पेमेंट करी तो उसमें से मैं 1090 का टीडीएस काट लूंगा, क्योंकि एग्रीगेट में आपको जो पेमेंट है वो 1,00,000 रुपए एक्सीड कर चुकी है। इसके बाद कहता है 194C में टीडीएस नहीं कटेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। सर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेट से मैंने आपसे जो केटरिंग की सर्विसेज ली वो इसलिए ली क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, मेरी भाई की शादी थी, मेरे घर पे रिलेटिव्स फ्रेंड्स इन्होंने आना था, तो उनके लिए मैंने केटरिंग की सर्विस ली, तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैंने आपसे केटरिंग की सर्विस ली क्योंकि मेरे यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग थी मेरी कंपनी की, या फिर मेरे यहाँ डीलर्स मीट थी, मेरे पूरे इंडिया से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डीलर्स हैं वो आ रखे हैं, उनको मैंने केटरिंग की सर्विस दी, राइट। तो अगर मैंने आपसे ऑफिशियल पर्पस के लिए केटरिंग ली तो 194C में टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर मैंने पर्सनल पर्पस के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद कहता है कि मान लो आपने ट्रांसपोर्टर से आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने ट्रांसपोर्टर से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो ट्रांसपोर्टर एक छोटा ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्टर एक छोटा ट्रांसपोर्टर है। छोटा ट्रांसपोर्टर कौन होता है, जिसके पास साल भर में 10 ट्रक से ज्यादा ना हो, जिनके पास साल भर में 10 ट्रक से ज्यादा ना हो उसको छोटा ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। तो अगर आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का वो एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर है और वो आपको पैन फर्निश कर देता है, वो आपको पैन फर्निश कर देता है, तो उस केस में आप कोई भी टीडीएस नहीं काटोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। आपने ट्रांसपोर्टर को 30,000 दिए कि 40,000 दिए कि 1,00,000 दिए कि 2,00,000 दिए कि 4,00,000 दिए, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने छोटे ट्रांसपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और छोटे ट्रांसपोर्टर ने आपको पैन फर्निश कर दिया है तो उस केस में आप कोई भी टीडीएस डिडक्ट यहां पर नहीं करोगे। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर ने पैन नहीं दिया 194C में अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर ने पैन नहीं दिया तो उस केस में आप टीडीएस कितना काटोगे, 20% का काट के चलोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे केटरिंग की सर्विस दी, मैंने आपको 5,00,000 का पेमेंट करना था, आपने अपना पैन मुझे फर्निश नहीं किया, आपने अपना पैन नंबर मुझे फर्निश नहीं किया, आपने अपना पैन नंबर मुझे नहीं बताया, तो मैं अब इस 5,00,000 में से 20% का टीडीएस काट के चलूंगा, मैं इस 5,00,000 में से 20% का टीडीएस काट के चलूंगा। इफ यू वांट कि आपका टीडीएस 1% या फिर 2%, वॉट एवर द केस में भी, उसके हिसाब से कटे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना पैन मुझे फर्निश करना चाहिए। इसके बाद आता है 194D, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट इसको एक बार रीड करेंगे।
194D नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट एक बार रीड करेंगे। अगर आपने इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन पे किया, आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपके पास इंश्योरेंस एजेंट है, वो आपके लिए क्लाइंट लेकर आता है, आपके लिए बिजनेस लेकर आता है, आप उसको कमीशन पे करते हो। तो अगर आपने इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन दी है तो आप 5% से टीडीएस काटोगे कमीशन की अमाउंट पे। लेकिन अगर कमीशन अप टू ₹15,000 है तो ऐसे केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप 15,000 रुपए तक की कमीशन पे कर रहे हैं तो ऐसे केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद आता है 194DA, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अगला आता है 194DA, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 194DA, अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है और आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है और आपको पैसा मिल रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी किसके पास करवाई होगी? किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास करवाई होगी। इंश्योरेंस कंपनी आपको जब पेमेंट करेगी तो वो आपका टीडीएस काटेगी। किस रेट से? वो आपका टीडीएस काटेगी 5% से ऑफ इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड कैसे निकलती है सर? जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है मैच्योरिटी पे, जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है मैच्योरिटी पे, माइनस आपने जितना प्रीमियम पे करा है, माइनस जितना प्रीमियम आपने पे करा है, उसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड। तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो इंश्योरी को पेमेंट करेगा, जब वो असेसी को पेमेंट करेगा इंश्योरेंस प्रोसीड्स की, मैच्योरिटी प्रोसीड्स की, तो वो 5% से टीडीएस काटेगा इनकम की। इनकम कैसे निकलेगी? जितना आपको अमाउंट दिया गया है माइनस जितना प्रीमियम पे हुआ था, जितना अमाउंट मैच्योरिटी में आपको दिया गया है माइनस जितना आपने प्रीमियम पे करा था, वो आपकी इनकम है। इनकम का 5% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, राइट। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स दे रही है इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो उस पे वो 5% ऑफ इनकम रिसीव का टीडीएस काट के चलेगी। इनकम रिसीव का मतलब जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ माइनस जितना प्रीमियम आपने पे करा था। सर कब ऐसा होगा कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा? कब ऐसा होगा कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आपको 1 लाख रुपए से कम की अमाउंट रिसीव हुई है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स लेस देन 1 लाख है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब कि अगर मैच्योरिटी प्रोसीड 99,999 तक है, अगर आपकी मैच्योरिटी प्रोसीड 99,999 तक है तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स 1 लाख या उससे ज्यादा है तो 5% ऑफ इनकम रिसीव का टीडीएस कटेगा। अगर आपकी अमाउंट एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010D, अगर आपकी अमाउंट एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010D, तो उस केस में भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब बच्चा कहता है सर 1010D क्या है, पहले वो तो याद कराओ। 1010D क्या है, पहले हमको वो तो याद कराओ। तो बेटा 1010D को मैं आपको याद करवाता हूं, मैंने अदर सोर्सेस में भी आपको 1010D बताया था। 1010D कहता है कि अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स आई है एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपको मिली है एट द टाइम ऑफ डेथ, तो वो मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपकी एग्जेम्प्ट होती है। और अगर आपकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जेम्प्ट है तो ऐसे केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 1010D कहती है कि अगर आपने प्रीमियम पे करा है, अगर आपने प्रीमियम किया है, अदरवाइज अगर आपने प्रीमियम पे किया है अप टू द लिमिट, आपने प्रीमियम पे करा है अप टू द लिमिट, अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट, तो उस केस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। और अगर एग्जेम्पशन मिल जाएगी तो कोई भी टीडीएस आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। अब प्रीमियम पेड अप टू द लिमिट नहीं है, आपने जो प्रीमियम दिया है वो अप टू द लिमिट नहीं है। प्रीमियम पेड इज नॉट अप टू द लिमिट, वो अप टू द लिमिट नहीं है। तो उस केस में आपकी फिगर टैक्सेबल है और उस केस में आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन भी लगेंगे। अब सर लिमिट क्या थी? बेटा लिमिट थी कि अगर पॉलिसी बिफोर 1/4/12 है तो उस केस में लिमिट है 20% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड, 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। अगर पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1/4/2012 है, 1/4/2012 है, तो उस केस में आपके पास है 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। और अगर असेसी डिसेबल्ड है,
तो यह 15% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। तो अगर आपने प्रीमियम जो पे करा है अप टू द लिमिट पे करा हुआ है, तो उस केस में भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जेम्प्ट होती है, तो उस पर कोई टीडीएस निकल कर नहीं आएगा, अमाउंट कितनी भी हो। अगर डेथ हो चुकी है इंश्योरी की, लीगल हायर को पैसा मिल रहा है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा कितना भी अमाउंट हो। मतलब टीडीएस कब कटेगा? टीडीएस कब कटेगा? टीडीएस तब कटेगा जब आपने प्रीमियम पे करा है विदाउट, सॉरी, प्रीमियम पे करा है बियॉन्ड द लिमिट। अगर आपने प्रीमियम पे करा है बियॉन्ड द लिमिट, तो उस केस में आपका टीडीएस कटेगा। लिमिट क्या है? बिफोर 1/4/12 पॉलिसी इश्यू हुई है तो लिमिट 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड है। पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1/4/2012 इश्यू हुई है तो लिमिट 10% या फिर 15% निकल कर आती है। इसके बाद तीसरा केस आता है कि अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा दिया गया है, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा दिया गया है तो उस केस में भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। उस केस में भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है 194E। अगला पॉइंट आपके पास निकल कर आता है 194E। 194E आपको क्या कहता है? पेमेंट टू अ नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन। अगर मान लो कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन है, लेट्स से क्रिस गेल वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट है, वो अगर इंडिया आता है और इंडिया में आने के बाद लेट्स से किसी न्यूज़ चैनल पर जाकर अपनी सर्विसेज देता है, किसी मैगजीन को अपनी सर्विसेज देता है, लेट्स से वो किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करता है, उसकी सर्विसेज देता है, तो ऐसे केस में अगर आपने नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट करा है तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है एट द रेट ऑफ 20.8%। 20.8% मतलब 20% टीडीएस प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इफेक्टिव रेट 20.8%। आपको 20.8% का टीडीएस यहां पे डिडक्ट करना होता है और यहां पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, टीडीएस हमेशा डिडक्ट होता है। ठीक है। इसके बाद आता है 194EE, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट एक बार रीड करेंगे। नेशनल सेविंग स्कीम से अगर आपको पैसा मिल रहा है, नेशनल सेविंग स्कीम से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो 10% का टीडीएस यहां पर डिडक्ट होगा। लेकिन अगर पेमेंट करी गई है टू द लीगल हायर्स ऑफ अ डिसीज्ड डिपॉजिटर, जिसने पैसा जमा किया था उसकी डेथ हो गई और उसके लीगल हायर को पैसा दिया जा रहा है फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम्स, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर हमारी अमाउंट पेड लेस देन 2500 है तो उस केस में भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। नेशनल सेविंग स्कीम से अगर पैसा दिया गया है, जिस भी बंदे को पैसा मिला है उसको 10% का टीडीएस कट के मिलेगा। लेकिन अगर डिपॉजिटर के लीगल हायर को दिया गया है तो उस केस में टीडीएस नहीं काटना, या फिर अगर अमाउंट पेड अप टू 2500 है तो उस केस में भी आपको टीडीएस यहां पर डिडक्ट नहीं करना है। उस केस में भी आपको यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। इसके बाद आता है 194G, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी। अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट एक बार रीड कर लेंगे। अगर आप एक लॉटरी एजेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी रन कराती है और आप लॉटरी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सेल करते हो, जिसके ऊपर आपको स्टेट गवर्नमेंट से कमीशन मिलती है, तो अगर आपको लॉटरी बेचने का कमीशन मिल रहा है तो उस केस में 5% का टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आपकी कमीशन अप टू ₹15,000 है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद आता है 194H, कमीशन और ब्रोकरेज अदर देन शेयर ब्रोकरेज। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हो, अदर देन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी, अदर देन लाइफ इंश्योरेंस कमीशन, अदर देन शेयर ब्रोकरेज, ठीक है। तो अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हो लाइफ इंश्योरेंस की कमीशन के अलावा, क्योंकि वो 194D में कवर है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी के अलावा क्योंकि वो 194G में कवर है, कमीशन अदर देन शेयर ब्रोकरेज, जो हम शेयर के ब्रोकर को देते हैं, उसके अलावा अगर आप कोई कमीशन दे रहे हो तो उस केस में आपको टीडीएस काट के चलना है 5% का। उस केस में आपको टीडीएस काट के चलना है 5% का। हर एक बंदा जो पेमेंट कर रहा है उसको टीडीएस काटना है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर 100 लाख या फिर 50 लाख एज द केस में बी फॉर बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड कर रहा होगा। अगर आप कमीशन दे रहे हो अप टू ₹15,000 तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 194I। 194I को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स।
अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग किराए पर ली है, आपने प्लांट एंड मशीनरी किराए पर ली है, आपने फर्नीचर एंड फिक्सचर्स किराए पर लिए हैं और आप उनका रेंट पे कर रहे हैं, तो आप जब रेंट पे करेंगे लेसर को, ऑब्वियसली लेसी रेंट देगा लेसर को, तो लेसी जब रेंट देगा लेसर को तो उस पर टीडीएस काट के चलेगा। हर एक बंदा जो पेमेंट करेगा रेंट का उसे टीडीएस काटना है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तब काटना है जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर 100 लाख या 50 लाख को एक्सीड करता हो, एज द केस में भी। कितना आपको टीडीएस काट के चलना है अलग अलग असेट पे अलग अलग है। प्लांट एंड मशीनरी की अगर बात करें तो उस पे आपको 2% का टीडीएस काटना है। बिल्डिंग की और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की बात करें तो वहां पर आपको 10% का टीडीएस काट के चलना है। प्लांट एंड मशीनरी पे 2% का टीडीएस कटेगा, बिल्डिंग पे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे 10% का टीडीएस यहां पर आप काट के चलेंगे। ठीक है, कब टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उस केस में आप टीडीएस नहीं काटोगे। या फिर साल भर में आपने जो रेंट की पेमेंट करी है वो अप टू ₹2,40,000 है। साल भर में अगर आपने 2,40,000 रुपए तक का रेंट दिया है तो उस केस में आप टीडीएस नहीं काटोगे। आपने अगर रेंट का पेमेंट करा है गवर्नमेंट को, लेट से आपने लैंड किराए पर ली थी गवर्नमेंट से, आपने लैंड किराए पर ली थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आपने लैंड किराए पर ली थी लोकल अथॉरिटी से, तो अगर आपने लैंड किराए पर ली है गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, आरबीआई से, तो वहां पर आप कोई भी टीडीएस नहीं काटोगे। इसके अलावा अगर आप साल भर में 2,40,000 रुपए तक का रेंट दे रहे हो तो भी आप टीडीएस नहीं काटोगे। अगर साल भर में 2,40,000 रुपए से ज्यादा का रेंट दे रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% काटोगे, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर के केस में 10% काटोगे। पेयर कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तब काटना है जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा हो 100 लाख को या फिर आपके 50 लाख को, एज द केस में बी। ठीक है सर। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194 IA, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा और कोई लैंड, कोई बिल्डिंग आपने ट्रांसफर करी है तो उस केस में आपको टीडीएस काटना है। टीडीएस कौन काटेगा? बायर काटेगा। बायर जब सेलर को पेमेंट करेगा, बायर जब सेलर को पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट में से वो टीडीएस काट के चलेगा। बायर जब सेलर को पेमेंट करेगा उस केस में वो टीडीएस काट के चलेगा। टीडीएस किस अमाउंट का कटेगा? टीडीएस कटेगा 1%। 1% का टीडीएस कटेगा या तो जितनी अमाउंट आपने पे करी है, जितनी अमाउंट आपने पे करी है, या फिर एसडीवी, दोनों में जो भी हायर है। अगर आपकी अमाउंट पेड हायर है, अगर आपकी अमाउंट पेड हायर है तो अमाउंट पेड का टीडीएस कटेगा। अगर एसडीवी हायर है तो एसडीवी का टीडीएस कटेगा। 1% ऑफ द अमाउंट पेड और एसडीवी दोनों में जो भी हायर है उसका टीडीएस आप काट रहे होगे। लेकिन अगर मान लो आपका जो अमाउंट पेड है या फिर एसडीवी है वो 50 लाख से कम है, अगर आपका अमाउंट पेड और एसडीवी 50 लाख से कम है, यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो अगर 49,99,999 तक का है तो उस केस में आप कोई भी टीडीएस नहीं काटेंगे। 50 लाख रुपए से कम का अमाउंट पेड या फिर एसडीवी है तो उस केस में यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होएगा। राइट एवरीवन? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेक्शन 194 IB रेंट की। इसको भी मार्क कर दीजिए इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर दीजिए इंपॉर्टेंट। सर अभी रेंट पहले भी तो आया था सर, ये देखिए 194 I में भी रेंट आया था, अब ये फिर से रेंट आ गया है। बेटा 194 I में एवरी पर्सन इज कवर्ड, एवरी पर्सन इज कवर्ड एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ वो वाले कवर्ड थे जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 100 लाख या 50 लाख एक्सीड करता था। 194 IB में हमने उनको कवर किया है जिनको अपना ऑडिट नहीं करवाना, मतलब जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लेस देन या अप टू 100 लाख है और 50 लाख है। बात समझ में आ रहा है? ये वो वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, ये वो वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू ₹100 लाख है या फिर 50 लाख है। बात समझ में आया? मतलब ये वो वाले इंडिविजुअल्स हैं, ये वो वाले इंडिविजुअल्स और एचयूएफ हैं जो 194 I में कवर नहीं होते। ये वो वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं जो 194 I में कवर नहीं होते। लेट्स से मिस्टर एक्स की बात करते हैं। मिस्टर एक्स एक सैलरीड एम्प्लॉय है,
मिस्टर एक्स एक सैलरीड एम्प्लॉय है। अब जरा सोच के बताओ, क्या मिस्टर एक्स का टर्नओवर 100 लाख एक्सीड करता होगा? नहीं सर। मिस्टर एक्स अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो इनका टर्नओवर ही 0 होगा। मिस्टर एक्स अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो ये कभी भी 194I में कवर नहीं हो पाएंगे। मिस्टर एक्स अगर सैलरीड एम्प्लॉय है और अगर ये रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो ये 194IB में कवर होंगे। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट दे रहे हो पर मंथ, 194IB कहता है कि सर अगर एक ऐसा इंडिविजुअल और HUF जिसको ऑडिट नहीं करवाना है, जो 44AB में कवर नहीं हो रहा, या फिर आप ऐसे समझो वो वाला इंडिविजुअल और HUF जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 100 लाख और 50 लाख है, और ये व्यक्ति 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट दे रहा है, तो ऐसे केस में इसे 5% का TDS काट के चलना पड़ेगा। मतलब आप एक ऐसे इंडिविजुअल और HUF हो जिसका टर्नओवर अप टू 100 लाख और 50 लाख एज द केस में भी है, और ये जो रेंट पे कर रहे हैं वो एक्सीड करता है 50,000 पर मंथ, पर मंथ, तो ऐसे केस में इसे 5% का TDS काट के चलना है। ऐसे केस में इसे 5% का TDS काटना है। TDS कब कटेगा? यहां पे आपको TDS डिडक्ट करना है ऑन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, या फिर वो मंथ में जिस मंथ में आपने प्रॉपर्टी वेकेट करी है, मंथ ऑफ वेकेटिंग द प्रॉपर्टी और द मंथ ऑफ वेकेटिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर अगर आप एक इंडिविजुअल और HUF हो और आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 100 लाख या 50 लाख है, यानी कि आप 194I में कवर नहीं होते, तो इस केस में आपको 5% का TDS काटना है। 5% का TDS एप्लीकेबल होगा अगर आपका रेंट पेड एक्सीड करता है 50,000 पर मंथ को। अगर आपका रेंट पेड एक्सीड करता है 50,000 पर मंथ को, यानी कि अगर आप अप टू ₹50,000 पर मंथ दोगे, पर मंथ दोगे तो आपको कोई TDS यहां पर डिडक्ट नहीं करना। अप टू 50,000 पर मंथ दोगे तो कोई TDS डिडक्ट नहीं करना। TDS डिडक्ट कब होगा? आखिरी महीना ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मार्च के महीने में, या फिर जिस महीने में आपने प्रॉपर्टी वेकेट करी है। तो अगर मार्च आने से पहले, लेट से आपने जनवरी में प्रॉपर्टी वेकेट कर दी, तो आप TDS काटोगे जनवरी के महीने में। अगर आपने दिसंबर में प्रॉपर्टी वेकेट कर दी तो आप TDS काटोगे दिसंबर के महीने में। TDS अंडर सेक्शन 194B शैल नॉट एक्सीड रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द टेनेंसी। किसी भी हाल में आपका जो रेंट पेड है, वो आखिरी महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में आपका जो TDS है वो रेंट पेड ऑफ द लास्ट मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मिस्टर एक्स है, ये रेंट पे करते हैं 60,000 पर मंथ। मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स सैलरीड एम्प्लॉय है। एक सैलरीड एम्प्लॉय है। ये 60,000 रुपए महीने का रेंट देते हैं और इन्होंने रेंट दिया है लेट सपोज जुलाई से लेकर दिसंबर तक। इन्होंने दिसंबर में प्रॉपर्टी वेकेट कर दी। इन्होंने 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक रेंट दिया है। ठीक है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक इन्होंने रेंट दिया है। आपको बताना है कितना TDS यहां पर डिडक्ट होने वाला है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वो एम्प्लॉय है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 100 लाख या 50 लाख एक्सीड नहीं करता। ये वो व्यक्ति है जो 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट दे रहा है। तो ऐसे केस में आपका TDS डिडक्ट होगा उस महीने में जिस महीने में आपने प्रॉपर्टी वेकेट करी है, यानी कि मंथ ऑफ दिसंबर में आपका TDS डिडक्ट होगा। कितना TDS डिडक्ट होगा? 5% TDS डिडक्ट होगा ऑफ द रेंट पेड। रेंट पेड कितना है? आपने जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना रेंट दिया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 6 महीने।
यानी कि आपका 18,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट होगा इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में जो 60,000 रुपए का रेंट है उसमें से 18,000 का टीडीएस काटा जाएगा, 42,000 की पेमेंट होगी, 42,000 की पेमेंट होगी। अच्छा, मान लो आपके लैंडलॉर्ड ने पैन फर्निश नहीं किया, आपके लैंडलॉर्ड ने अगर पैन फर्निश नहीं किया तो उस केस में आपको टीडीएस काटना होता है एट द रेट ऑफ 20%। अगर लैंडलॉर्ड ने पैन फर्निश नहीं किया तो उस केस में आपको टीडीएस काटना होता है एट द रेट ऑफ 20%। तो अगर यही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करें तो इस केस में हमारा टीडीएस कटेगा मंथ ऑफ दिसंबर में, 20% ऑफ 60,000 इंटू 6, तो सर ये आ रहा है 72,000। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी हाल में आपकी जो टीडीएस की अमाउंट है वो आखिरी महीने के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम इस केस में इसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इस केस में हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू ₹60,000। इस केस में हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू ₹60,000। 60,000 रुपए से ज्यादा का टीडीएस आप यहां पर डिडक्ट नहीं कर सकते, राइट? ठीक है सर। अब इसके बाद आ जाता है 194 आईसी। 194 आईसी बात करता है टीडीएस ऑन स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। हमने कैपिटल गेन के अंदर एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 45(5)(a। उसमें हमने देखा था कि हम रियल एस्टेट डेवलपर के साथ एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जो हमारी लैंड और बिल्डिंग पे कोई प्रॉपर्टी, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है और उस प्रोजेक्ट का सर्टेन % शेयर वो हमको देता है एज अ कंसिडरेशन। तो अगर ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस केस में टीडीएस कितना कटेगा? जो भी पर्सन पेमेंट करेगा वो 10% का टीडीएस यहां पर काट के चलेगा और यहां पर टीडीएस हमेशा कटता है, ऐसा कोई भी एक्सेप्शन यहां पर नहीं है कि टीडीएस ना कटे। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 194J। अगला सेक्शन 194J, सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन 194J क्या कहता है कि अगर आपने किसी को टेक्निकल सर्विसेज का पैसा दिया, आपने किसी को प्रोफेशनल फीस दी, आपने किसी को रॉयल्टी का पेमेंट करा, आपने किसी को नॉन कंपीट फीस का पेमेंट करा, या फिर आपने किसी को डायरेक्टर रेम्युनरेशन दिया, टोटल 5 पेमेंट की बातें हो रही हैं। आपने अगर किसी को टेक्निकल सर्विसेज का पैसा दिया, आपने किसी को प्रोफेशनल फीस का पैसा दिया, किसी को रॉयल्टी का पैसा दिया, किसी को नॉन कंपीट फीस दी, या फिर डायरेक्टर रेम्युनरेशन आपने पे किया, तो उस केस में आप टीडीएस काट के चलोगे अंडर सेक्शन 194J। उस केस में आप टीडीएस काट के चलोगे अंडर सेक्शन 194J। टीडीएस कौन काटेगा? जो भी बंदा ये 5 पेमेंट करेगा उस पर टीडीएस काटेगा, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर 100 लाख या 50 लाख को एक्सीड करेगा। तो मान लो मैं अगर आपको प्रोफेशनल फीस पे कर रहा हूं तो इस केस में मैं आपका टीडीएस काटूंगा प्रोवाइडेड मेरा पिछले साल का टर्नओवर 100 लाख या फिर 50 लाख को एक्सीड करता हो। अगर मेरा टर्नओवर पिछले साल का अप टू 100 लाख या 50 लाख है तो फिर उस केस में मैं 194J के अंदर कोई भी टीडीएस काट के नहीं चलूंगा। कितना टीडीएस कटेगा ये डिपेंड करेगा कि रिसिपिएंट कौन है। अगर रिसिपिएंट एक कॉल सेंटर वाला है तो उसका 2% का टीडीएस कटेगा। रिसिपिएंट अगर हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट है, वो रॉयल्टी है फॉर द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। अगर हम टेक्निकल सर्विसेज की फीस की पेमेंट कर रहे हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या फिर रॉयल्टी पे कर रहे हैं फॉर द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, तो 2% का टीडीएस कटेगा। यानी कि कॉल सेंटर के केस में, टेक्निकल सर्विसेज की फीस के केस में, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म की रॉयल्टी के केस में 2% का टीडीएस कटता है। बाकी सब केसेस पे 10% का टीडीएस कट रहा होता है। तो अगर आप किसी को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हो 2% का टीडीएस काटोगे, किसी को प्रोफेशनल फीस की पेमेंट कर रहे हो तो आप 10% का टीडीएस काटोगे। अगर आप किसी को रॉयल्टी दे रहे हो फॉर द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म तो 2% का टीडीएस काटोगे। अदर देन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म आप रॉयल्टी दे रहे हो तो आप 10% का टीडीएस काटोगे। नॉन कंपीट फीस की पेमेंट कर रहे हो 10% का टीडीएस काटोगे। डायरेक्टर रेम्युनरेशन अगर आप पे कर रहे हो तो 10% का टीडीएस आप काट के चलोगे। कब ऐसा होगा कि टीडीएस नहीं कटेगा? कब ऐसा होगा कि टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आपने अमाउंट पे करी है अप टू ₹30,000 ईच in the case of fees for technical services, professional fees, royalty, non compete fees, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपने प्रोफेशनल फीस के 30,000 रुपए तक पेमेंट करे हैं,
फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के 30,000 रुपए तक पेमेंट करें, नॉन कंपीट फीस और रॉयल्टी के 30,000 रुपए तक पेमेंट करें, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये इंडिविजुअल लिमिट है बेटा। प्रोफेशनल फीस की, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की, नॉन कंपीट फीस की और रॉयल्टी की 30,000 ईच की लिमिट है बेटा। 30,000 ईच की लिमिट है। यहां पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। आपके पास डायरेक्टर रिम्यूनरेशन है, अगर आपके पास डायरेक्टर रिम्यूनरेशन की पेमेंट है तो यहां पर हमेशा टीडीएस डिडक्ट होता है। यहां पर कोई भी रियायत नहीं है, यहां पर कोई भी रियायत नहीं है। एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो एग्जाम्पल देखो। लेट से मिस्टर जे हैं, लेट से मिस्टर जे हैं, इन्होंने प्रोफेशनल फीस पे करी है, लेट सपोज करो 25,000, तो इस पे ये कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, इस पे ये कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। इन्होंने पेमेंट करी है, या मिस्टर जे की जगह आप जे लिमिटेड कर दो, यहां पे आप जे लिमिटेड कर दो। तो जे लिमिटेड ने प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करी है 25,000, इस पे वो कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। इन्होंने फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दी है, मान के चलिए 35,000, तो इस पे 2% का टीडीएस कटेगा, इस पे 2% का टीडीएस कटेगा, क्योंकि 30,000 से ज्यादा का पेमेंट आपने करा है। अगर आपने रॉयल्टी का पेमेंट करा है मान लीजिए 28,000, तो इस केस में भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आपने डायरेक्टर को पेमेंट करा है, आपने डायरेक्टर को पेमेंट करा है, डायरेक्टर फीस दी है, डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन दिया है, लेट सपोज करिए 10,000, तो आप इस पे 10% का टीडीएस काट के चलोगे। तो आपके पास फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, आपके पास रॉयल्टी, आपके पास प्रोफेशनल फीस, आपके पास नॉन कंपीट फीस, इन तीनों की आपके पास 30,000 की लिमिट है। इन सब की आपके पास 30,000 की लिमिट है, जिसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन डायरेक्टर रिम्यूनरेशन पे हमेशा टीडीएस कटता है, उसके लिए कोई भी लिमिट आपके पास एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है 194K, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसको आप अपने पास से रीड कर लेना। नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसको आप अपने पास से एक बारी रीड कर लेना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है 194LA, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपल्सरली एक्वायर कर ली है, तो उस केस में आपका 10% का टीडीएस कटेगा, प्रोवाइडेड अगर आपका कंपनसेशन 2.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको 2.5 लाख तक का कंपनसेशन मिलता है तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर 2.5 लाख तक का आपको कंपनसेशन मिलता है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ने आपका कंपल्सरी एक्विजिशन करा है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का, तो वो आपके कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट होती है। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का, तो उस केस में आपका जो वो गेन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, वहां पर कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, अगर गवर्नमेंट ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, इस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर वो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर वो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है और आपका जो कंपनसेशन का अमाउंट है, कंपनसेशन का जो अमाउंट है, अगर वो अप टू रुपीज 2.5 लाख है, अप टू रुपीज 2.5 लाख है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर वो एक्सीड करता है 2.5 लाख को तो 10% का टीडीएस यहां पर आपका डिडक्ट किया जाएगा। 10% का टीडीएस यहां पर आपका डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके पास 194M अगला सेक्शन आता है। 194M बात करता है कमीशन की, प्रोफेशनल फीस की, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। 194M आपकी बात करता है कि अगर आपने कमीशन की पेमेंट करी है, आपने प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करी है, आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करी है। बेसिकली 194M आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, 194M आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, 194M आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर आपका सेक्शन 194H, आपका सेक्शन 194H कमीशन वाला, अगर आपका सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस वाला, या फिर आपका 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर वाला,
पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर वाला, अगर ये आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर आपका 194H, आपका 194J, आपका 194C, अगर ये 3 सेक्शंस आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे तो उस केस में आपका 194M जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपके ये 3 सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे तो उस केस में आपका 194M जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। 194M कब एप्लीकेबल होगा? जब H, J और C एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर H, J और C कब एप्लीकेबल नहीं होंगे? सर जब आपका इंडिविजुअल और HUF का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू ₹100 लाख और 50 लाख होगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक HUF हो और आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर अप टू 100 लाख या फिर 50 लाख है तो उस केस में आपके ऊपर 194M एप्लीकेबल होगा। अगर आपने कमीशन का पेमेंट किया, आपने प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया, आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया, ठीक है। इंडिविजुअल और HUF इफ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। TDS आपको काटना है 5% से। 194M में आप TDS काटोगे 5% से, प्रोवाइडेड आपने जो पेमेंट करी हो वो 50 लाख से ज्यादा की हो। 5% प्रोवाइडेड आपकी जो पेमेंट है, प्रोवाइडेड जो पेमेंट है वो एक्सीड करती हो ₹50 लाख। आपकी पेमेंट जो है वो एक्सीड करती हो 50 लाख, मतलब 194M कब एप्लीकेबल हो रहा है? 194M कब एप्लीकेबल हो रहा है? सर 194M एप्लीकेबल तब होगा जब इंडिविजुअल और HUF का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर अप टू 100 लाख और 50 लाख होगा। यानी कि 194M तब एप्लीकेबल होगा जब 194H नहीं लग रहा, 194J नहीं लग रहा, 194C नहीं लग रहा। सर 194M तब एप्लीकेबल होगा जब हमारी अमाउंट पेड एक्सीड करेगी 50 लाख को। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही होंगी तो 194M पे आपको 5% का TDS काट के चलना है। तब आपको 194M में 5% का TDS काट के चलना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेबल ओनली टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF जिनको ऑडिट नहीं करवाना है पिछले साल का। 194M तभी एप्लीकेबल होगा जब 194C, 194H, 194J आपके एप्लीकेबल नहीं हो रहे होंगे। तो अगर असेसी 194C में कवर नहीं हो रहा, असेसी 194H में कवर नहीं हो रहा, असेसी 194 आपका J में कवर नहीं हो रहा, तो वो 194M में कवर होगा। 5% का TDS कटेगा, बशर्ते आपने जो पेमेंट करी हो वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की करी हो। पेमेंट किस चीज की हो सकती है? पेमेंट कमीशन की हो सकती है, पेमेंट प्रोफेशनल फीस की हो सकती है, पेमेंट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की हो सकती है, पेमेंट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की हो सकती है। अब जैसे मान लो मैं अपना रेसिडेंशियल एकोमोडेशन कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूं और मैंने किसी से लेबर कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं अपना रेसिडेंशियल घर बनवा रहा हूं और मैंने किसी से लेबर कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने उसको पेमेंट किया, लेट सपोज करो 1 करोड़ रुपए का, तो मेरे ऊपर 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहां पे 194M एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि पेमेंट जो मैंने करी है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की करी है। तो अगर मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहा हूं और मेरे ऊपर 194H, 194C, 194J नहीं लग रहा, मैं 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहा हूं, मेरे ऊपर 194C, 194H, 194J एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो उस केस में मेरे ऊपर 194M एप्लीकेबल होगा और मुझे 5% का TDS काट के चलना पड़ेगा। पेमेंट 50 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए, पेमेंट जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं सेक्शन 194N की, कैश विड्रॉल। अगर आप बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करते हो तो वहां पर भी आपका TDS कटेगा। अगर आप बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करते हो तो उस केस में आपको 2% का TDS गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 2% का TDS बैंक और पोस्ट ऑफिस आपका काटेगा अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का विड्रॉल किया, और TDS जो लगता है वो 1 करोड़ के बाद की अमाउंट पे लगता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ 25 लाख रुपए विड्रॉ करे, आपने 1 करोड़ 25 लाख रुपए विड्रॉ करे, तो 1 करोड़ के विड्रॉल पे आपको कोई TDS नहीं देनी है। 1 करोड़ के विड्रॉल पे आपको कोई TDS नहीं देनी है। 25 लाख के विड्रॉल पे आपको 2% का TDS गवर्नमेंट को देकर चलना पड़ेगा। ये जो आपकी लिमिट है
1 करोड़ रुपए की, ये बैंक वाइज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, लेट से आपने एसबीआई से 1 करोड़ 25 लाख रुपए निकाले और आपने कैनरा बैंक से 70 लाख रुपए निकाले। कैनरा बैंक से आपने 70 लाख रुपए निकाले, तो कैनरा बैंक आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा क्योंकि आपने कैनरा बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की विड्रॉल नहीं करी। कैनरा बैंक आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा क्योंकि आपने कैनरा बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की विड्रॉल नहीं करी। एसबीआई से आपने 1 करोड़ 25 लाख की विड्रॉल करी है। हो सकता है ये 1 करोड़ 25 लाख कैसे बन रहा हो, आपके पास सेविंग्स अकाउंट हो, आपने सेविंग्स अकाउंट से 70 लाख रुपए निकाले हो सकता है आपके पास करंट अकाउंट हो और करंट अकाउंट से आपने रिमेनिंग 55 लाख निकाले हो। तो वहां पर अगर आपके पास सेविंग्स, आपके पास एसबीआई में 2 अकाउंट है, आपके पास एसबीआई में 2 अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट को मर्ज करके चेक किया जाएगा कि 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल है कि नहीं। तो अगर दोनों अकाउंट मिला के 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल है तो 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं लगेगी, 1 करोड़ के बियॉन्ड 2% का टीडीएस लगेगा। अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो दोनों बैंक अकाउंट की अलग अलग लिमिट चलेगी। एसबीआई की लिमिट अलग चलेगी, कैनरा की अलग चलेगी। एसबीआई में 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल किया है तो एक्सेस पे 2% का टीडीएस। कैनरा से आपने जो विड्रॉल करी है वो 1 करोड़ के अंदर है, यहां पर आपको कोई भी टीडीएस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बता दी। कब आपको टीडीएस नहीं लगेगा, जब आप अप टू 1 करोड़ का अकाउंट का विड्रॉल करोगे। जब आप अप टू 1 करोड़ तक का विड्रॉल करोगे तो उस केस में आपके ऊपर 194(n) के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अगर विड्रॉल कर रही है गवर्नमेंट, विड्रॉल कर रही है बैंक, विड्रॉल कर रही है कोऑपरेटिव बैंक, विड्रॉल कर रही है पोस्ट ऑफिस, ऐसा हो सकता है ना कि एक बैंक का दूसरे बैंक में अकाउंट हो, गवर्नमेंट का किसी बैंक में अकाउंट हो। तो अगर गवर्नमेंट विड्रॉ कर रहा है, बैंक विड्रॉ कर रहा है, कोऑपरेटिव बैंक विड्रॉ कर रहा है, पोस्ट ऑफिस बैंक विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक विड्रॉ कर रहा है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक कौन होता है? जो बैंक के बिहाफ पे ट्रांजेक्शंस करते हैं। बेसिकली दीज आर द एजेंट्स ऑफ द बैंक। तो अगर बैंक का एजेंट बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ऑफ द बैंक। एटीएम ऑपरेटर कौन होता है? जो बैंक के एटीएम्स को मेंटेन करता है, जो बैंक के एटीएम्स में जाके पैसा डिपॉजिट करता है। तो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ने अगर पैसा विड्रॉ करा है तो उस केस में भी आपका कोई भी टीडीएस के प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अच्छा, फिर सरकार कहती है कि अगर आपने पिछले 3 रिटर्न फाइल नहीं करे, अगर आपने अपने पिछले 3 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करे और रिटर्न फाइलिंग की डेट निकल चुकी है, आपने अपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं करी और रिटर्न फाइलिंग की डेट निकल चुकी है, तो उस केस में 194(n) के जो प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर मॉडिफाइड तरीके से लगेंगे। फिर उस केस में आपके ऊपर 194(n) के प्रोविजन मॉडिफिकेशन के हिसाब से लगेंगे, मॉडिफाई करके लगाए जाएंगे। सरकार कहती है कि अगर आपने 20 लाख रुपए से ज्यादा का विड्रॉल किया और अप टू 1 करोड़ तक का विड्रॉल किया तो 2% का टीडीएस लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा जो विड्रॉल किया वहां पे आपका 5% का टीडीएस लगेगा। समझना मेरी बात को। आपने पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने अपने पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं करा, ये चल रहा है 22-23, ये चल रहा है 22-23। तो मान लो आपने अपनी 21-22 की रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने अपनी 20-21 की रिटर्न फाइल नहीं करी और आपने 19-20 की भी रिटर्न फाइल नहीं करी। आपने अपनी पिछली तीनों रिटर्नें फाइल नहीं करी, 22-23 से पहले की तीनों रिटर्नें फाइल नहीं करी और जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है 139 वाली, रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है अंडर सेक्शन 139 वाली, वो लैप्स हो चुकी है। अब रिटर्न फाइल करने का समय भी जा चुका है, अब आप रिटर्न फाइल भी नहीं कर सकते। तो उस केस में 22-23 में मान लो अगर आपने विड्रॉ किया 1 करोड़ 25 लाख, मान लो आपने विड्रॉ किया 1 करोड़ 25 लाख, तो इस केस में आपके जो पहले 20 लाख हैं, इस केस में जो आपके पहले 20 लाख हैं उस पे तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख तक के विड्रॉल पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक, मोर देन 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक, यानी कि 80 लाख पे, यानी कि 80 लाख पे, इस 80 लाख पे आपको टीडीएस देना पड़ेगा 2% का। और 1 करोड़ के ऊपर जो विड्रॉल है, 1 करोड़ के ऊपर जो विड्रॉल है 25 लाख का, इस पे आपको 5% का टीडीएस देना पड़ेगा। तो सरकार कहती है अगर आपने पिछले 3 रिटर्न्स फाइल नहीं करे, रिटर्न फाइलिंग का डेट निकल चुका है,
आपने पिछले 3 रिटर्न्स फाइल नहीं करे और रिटर्न फाइलिंग का डेट जो है वो निकल चुका है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, 20 लाख तक तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। 20 लाख से ज्यादा जो विड्रॉल किया है 1 करोड़ तक, उस पर 2% का टीडीएस लगेगा, और 1 करोड़ के ऊपर जो विड्रॉल किया है उस पर आपको 5% का टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194O। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194O। ये बात करता है टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होता है? जो ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू शर्ट सेल करता हूं, तो मैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूं और फ्लिपकार्ट जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अब यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर जब मुझको पेमेंट करेगा, मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू जितने भी गुड्स सेल करे उसके लिए फ्लिपकार्ट मुझे पेमेंट करेगा। तो फ्लिपकार्ट जब मुझे पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट में से 1% का टीडीएस काट लेगा। फ्लिपकार्ट जो मुझे पेमेंट करेगा उस पेमेंट पे 1% का टीडीएस काट लेगा। अब समझना, फ्लिपकार्ट जब मुझे पेमेंट करेगा तो वो अपनी कमीशन काटने के बाद करेगा। अगर मैंने फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म को यूज किया है गुड्स को बेचने के लिए, तो फ्लिपकार्ट अपनी कमीशन चार्ज करेगा। लेकिन यहां पे जो 1% का टीडीएस कटेगा, जो 1% का टीडीएस कटेगा वो ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा, मतलब कमीशन माइनस करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचे और फ्लिपकार्ट इस पे 5,000 रुपए का कमीशन चार्ज करके मेरे को 95,000 रुपीज पे कर रहा है, तो टीडीएस इस 95,000 पे नहीं लगेगा, टीडीएस इस 1 लाख पे लगेगा। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ जो ग्रॉस अमाउंट आपकी है उस पे आपको टीडीएस लगने वाला है। ठीक है सर, टीडीएस कितने लगने वाला है? 1%। 1% किसका लगेगा? 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, दैट इज बिफोर डिडक्टिंग कमीशन। दैट इज बिफोर डिडक्टिंग कमीशन। लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है, और जो उसकी ग्रॉस अमाउंट है वो अप टू ₹5 लाख है, तो इस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने 5 लाख रुपए तक का माल बेचा है ई कॉमर्स के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अगर 5 लाख रुपए तक का माल बेचा है ई कॉमर्स के थ्रू, तो उस केस में कोई भी टीडीएस यहां पर डिडक्ट नहीं करी जाएगी, प्रोवाइडेड वो ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होना चाहिए। तो अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ ई कॉमर्स के थ्रू 5 लाख रुपए तक के गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर 194O में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। 194O में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। ठीक है मालिक? हाँ जी सर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे, और अगला सेक्शन है 194P, पेंशन अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। पेंशन अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन द बैंक अकाउंट। देखिए, सरकार ने कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए, ऐसे सीनियर सिटीजन का जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा की है, सरकार ने ऐसे सीनियर सिटीजन का कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा की है, सरकार ने बनाया एक सेक्शन 194P। सरकार कहती है कि अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो, सरकार कहती है अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो और आपको पेंशन इनकम होती है, पेंशन इनकम के अलावा आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है जहां पर आपको इंटरेस्ट इनकम होती है। अगर आप एक ऐसे सीनियर सिटीजन हो जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है, ऐसे सीनियर सिटीजन को सिर्फ पेंशन इनकम आती है, पेंशन इनकम के साथ साथ उसके पास एक बैंक अकाउंट है, उस एक बैंक अकाउंट से इसके पास इंटरेस्ट इनकम आती है, तो ऐसे केस में वो सीनियर सिटीजन 194P के प्रोविजंस का फायदा उठाकर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से बच सकता है। सरकार कहती है अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आपकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है और आप इंडिया में रेसिडेंट हैं, तो आप रिटर्न फाइल करने से बच सकते हैं अगर आपके पास केवल एक पेंशन इनकम आती है
और एक बैंक अकाउंट है वहां पर आपके पास इंटरेस्ट इनकम आती है। एक ही बैंक अकाउंट है जहां से इंटरेस्ट इनकम आती है और उसी बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन क्रेडिट होती है। तो भाई आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन 194 पे लगेंगे। समझो मेरी बात को। मान लो मिस्टर पी है, मान लो मिस्टर एक्स है, ठीक है जी, मान लो मिस्टर एक्स है, ये रेसिडेंट है और इनकी एज 75 ईयर्स की, ये रेसिडेंट है और इनकी एज 75 ईयर्स की है। इनके पास एसबीआई में एक सेविंग अकाउंट है, इनके पास एसबीआई में एक सेविंग अकाउंट है, राइट, एक सेविंग अकाउंट है, या फिर मैं कह देता हूं इनके पास एसबीआई में एक सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है जिसमें इनकी पेंशन क्रेडिट होती है, जिनमें इनकी पेंशन क्रेडिट होती है। इनको साल भर में जो पेंशन मिलती है मान के चल लो 8 लाख रुपए की मिलती है। इनको साल भर में 8 लाख रुपए की पेंशन जो है वो वहां पे क्रेडिट होती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा इनके पास एसबीआई में ही एक एफडी है, उस एफडी पे इनको इंटरेस्ट आया है मान के चलो 2 लाख रुपए, मान के चलो 2 लाख रुपए। तो सरकार कहती है मिस्टर एक्स अगर अपने आप को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से फ्री करना चाहते हैं, अगर वो अपने आप को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से फ्री करना चाहते हैं, तो मिस्टर एक्स को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी टू एसबीआई टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 इनको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आपको 194 पे मेरा टीडीएस काटना है। जब ऐसा होगा तो पेंशन, क्योंकि सैलरी इनकम है, इस पे 192 के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। एफडी का जो इंटरेस्ट है इस पे 194A लगना चाहिए, 194A के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ध्यान से सुनो, अगर कोई असेसी है, वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है और उसके पास 2 तरीके की इनकम है, एक उसके पास पेंशन इनकम है जो कि उसके एक बैंक अकाउंट में आती है और उसी बैंक से उसको इंटरेस्ट इनकम होती है, तो वो अपने आप को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की कंप्लायंस से बचा सकता है, प्रोवाइडेड इसे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी एसबीआई को कि मेरा टीडीएस काटो 194 के अंदर। ठीक है जी। अब मान लो मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स के 2 बैंक अकाउंट है, मिस्टर एक्स के 2 बैंक अकाउंट है, इनका एसबीआई में बैंक अकाउंट है, इनका कैनरा में भी बैंक अकाउंट है। तो इस केस में मिस्टर एक्स को 194 की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती। 194 की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती मतलब इनकी जो पेंशन है वो एसबीआई में आती है और इनके पास कैनरा में एफडी का इंटरेस्ट आता है, इनके पास कैनरा में एक एफडी है उस पे इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे केस में पेंशन अगर एक बैंक में आ रही है, इंटरेस्ट अगर दूसरे बैंक में आ रहा है, तो यहां पर 194 के प्रोविजन नहीं लगेंगे। पेंशन पे एम्प्लॉयर 192 का टीडीएस काटेगा, एफडी के इंटरेस्ट पे 194A का टीडीएस कटेगा। बात समझ में आया? मतलब अगर हमारे पास एक ही बैंक अकाउंट है, उसी में हमारी पेंशन आ रही है और उसी बैंक से अगर हमको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो इस बैंक को बोला गया है स्पेसिफाइड बैंक। इस बैंक को बोला गया है स्पेसिफाइड बैंक। हम स्पेसिफाइड बैंक के पास एक डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं कि हमारा टीडीएस काटो 194 में। जब हम ये डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे तो इस केस में हमको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से आजादी मिल जाएगी। एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई हमारा टीडीएस काटेगा एवरेज रेट से, हमारा टीडीएस काटेगा एवरेज रेट से। मेरे पास 8 लाख रुपए की पेंशन आ रही है, तो सैलरी हेड में मेरे पास इनकम निकल कर आ जाएगी 750। 8 में से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। मेरे पास एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ गया। मेरे पास टोटल इनकम आ गई 9,50,000 रुपए, 9,50,000 रुपए। इसमें से मेरी जो डिडक्शंस है वो माइनस कर दी जाएंगी। तो भैया मेरे पास 80 टीटीबी में 50,000 का डिडक्शन आ जाएगा। 80 टीटीबी में मेरे पास 50,000 का डिडक्शन आ जाएगा। मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है 2 लाख रुपए का, 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मैंने एग्जेम्प्ट करा लिया।
9 लाख रुपए के ऊपर, 9 लाख रुपए के ऊपर मेरा टैक्स निकाला जाएगा। 9 लाख रुपए के ऊपर मेरा टैक्स निकाला जाएगा। उस टैक्स की 12 किस्तें बनाई जाएंगी और वो 12 किस्तें बैंक मेरे बिहाफ पे टीडीएस जमा कर देगा गवर्नमेंट के पास। बैंक मेरे बिहाफ पे टीडीएस जमा कर देगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है जी, चलिए 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 देखिए क्या कह रहा है वो आपसे। वो कह रहा है कि सर अगर आपके पास पेंशन आ रही है अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन द बैंक अकाउंट, टीडीएस कौन काटेगा? नोटिफाइड स्पेसिफाइड बैंक काटेगा। टीडीएस का रेट क्या होगा? एवरेज रेट होगा। यहां पे पेई कौन होगा? पेई एक सीनियर सिटीजन होगा जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा की है। उसके पास या तो पेंशन इनकम होगी, उसके पास या तो पेंशन इनकम होगी या तो इंटरेस्ट इनकम होगी जो उसी बैंक से मिलती है जिस बैंक में उसकी पेंशन जाती है। उसके पास पेंशन इनकम होगी या फिर उसके पास इंटरेस्ट इनकम होगी और इंटरेस्ट इनकम उसको उसी बैंक से हो रही है जहां पर उसकी पेंशन क्रेडिट करी जा रही है। ऐसे केस में उसे उस स्पेसिफाइड बैंक को डिक्लेरेशन फाइल करनी है कि मेरा टीडीएस 194P में काटा जाए, और जब वो डिक्लेरेशन फाइल करेगा तो वहां पे सीनियर सिटीजन को रिटर्न ऑफ इनकम की कंप्लायंस से आजादी मिल जाएगी। उसे रिटर्न ऑफ इनकम की कंप्लायंस से आजादी मिल जाएगी। इसका एक क्वेश्चन है मॉड्यूल पे, वो हम लोग प्रैक्टिस सेशन के अंदर कर रहे होंगे। ठीक है, वो हम लोग प्रैक्टिस सेशन के अंदर कर रहे होंगे। इसके बाद अगला सेक्शन हमारे पास निकल कर आता है सेक्शन 194Q, परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप ऐसे बायर हो जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, अगर आप ऐसे बायर हो जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और उसने करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करी है अपने सप्लायर को, आपने गुड्स खरीदे हैं करंट ईयर में और उसके लिए आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करी है, तो आप यहां पर 0.1% का टीडीएस काट के चलोगे। यहां पर आप 0.1% का टीडीएस काट के चलोगे। समझना मेरी बात को। मिस्टर एक्स है, इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है मान के चलते हैं वो 15 करोड़ रुपए, मान के चलते हैं 15 करोड़ के। इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेज करे हैं, इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेज करे हैं एंड पेमेंट करी है, ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेज करे हैं एंड पेमेंट करी है, एंड पेमेंट करी है। गुड्स किससे खरीदे हैं? सर गुड्स खरीदे हैं मिस्टर ए से। इन्होंने मिस्टर ए से गुड्स खरीदे हैं, लेट सपोज कर लो 45 लाख रुपए के, और 45 लाख रुपए की ही पेमेंट करी है। 45 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, 45 लाख रुपए की ही पेमेंट करी है, तो इस केस में कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि 50 लाख रुपए से ज्यादा की जब पेमेंट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो टीडीएस कटता है 194Q में। 194Q में टीडीएस कब कटेगा? जब आपकी पेमेंट एक्सीड करेगी 50 लाख को, जब आपकी पेमेंट एक्सीड करेगी 50 लाख को। आपने गुड्स कितने के खरीदे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कितनी करी है मुझे उससे मतलब है। अगर आप ऐसे बायर हो जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और अगर उसने करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करी है तो 0.1% का टीडीएस कटता है। मिस्टर ए से 45 लाख की पेमेंट करी है, यहां पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इन्होंने मिस्टर बी को 55 लाख रुपए का पेमेंट करा है, 55 लाख का पेमेंट करा है, तो ऐसे केस में 50 लाख रुपए की पेमेंट पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 50 लाख की पेमेंट पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 5 लाख की पेमेंट पे 0.1% से टीडीएस कटेगा। इन्होंने मिस्टर सी से 75 लाख रुपए की पेमेंट करी है। बेटा ये पेमेंट देख रहा हूं, अच्छा ये पेमेंट में 55 लाख रुपए की पेमेंट में ये करंट पेमेंट भी हो सकती है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर की भी हो सकती है, कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी हो सकती है, या फिर कोई एडवांस की अमाउंट भी हो सकती है। हमने कितना पेमेंट किया है सप्लायर को उससे मतलब है। वो पेमेंट करंट पीरियड का भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है। 75 लाख की पेमेंट हमने सी को करी है, ऐसे केस में क्या होगा? 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा,
50 लाख के ऊपर यानी कि 25 लाख पे 0.1% का टीडीएस यहां पे डिडक्ट होगा। ठीक है जी, 0.1% का यहां पे टीडीएस डिडक्ट होएगा। इसके बाद एक लास्ट सेक्शन निकल कर आता है 194R। 194R है परक्यूजिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। परक्यूजिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर हमने बिजनेस और प्रोफेशन के चलते किसी को पर्क दिया है, किसी को फैसिलिटी दी है, किसी को बेनिफिट दिया है, जैसे आपने देखा है मोबाइल कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्स टारगेट अचीव करने पे कुछ रिवॉर्ड देती है, उनको लेट से उनको फॉरेन टूर दे देती है या फिर उनको गिफ्ट दे देती है। तो ऐसे केस में अगर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के चलते आपने किसी को पर्क्स दिए हैं, आपने किसी को इंसेंटिव दिया है, तो उस इंसेंटिव पे आपको क्या करना है, उस इंसेंटिव पे आपको टीडीएस काट के चलना है 194R का। परक्यूजिट्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी बंदा अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ 194R में तब कवर होंगे जब पिछले साल का उनका टर्नओवर 100 लाख और 50 लाख को एक्सीड करेगा। आपको 10% ऑफ द वैल्यू और द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पर्क का टीडीएस काट के चलना है। फॉर एग्जांपल मान लो आप मेरे मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए की सेल करी है मेरे मोबाइल की, तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोग को 5 लाख रुपए का एक यूरोप ट्रिप स्पॉन्सर किया। तो अगर मैं आपको 5 लाख का यूरोप ट्रिप दे रहा हूं तो इस 5 लाख पे 10% का टीडीएस मुझे काट के चलना है 194R में। तो अब ये 10% का टीडीएस का पैसा हो सकता है मैं आपसे कलेक्ट कर लूं, हो सकता है मैं इसे अपनी पॉकेट से दे दूं। तो अगर मान लो मैंने आपको 5 लाख रुपए का मैंने आपको यूरोप ट्रिप दे दिया है, और हो सकता है कि मैं 10% आपसे कलेक्ट करूं, मैं आपसे कहूं 5 लाख का 10% 50,000 का टीडीएस आप मुझे 194R में दे दो। तो अगर मैं 50,000 आपसे कलेक्ट करता हूं तो मैं 50,000 रुपए जमा कर दूंगा। लेकिन मान लो मैं आपसे कलेक्ट नहीं करता, मैं आपको 5 लाख का यूरोप ट्रिप दे देता हूं, तो आपकी ये फिगर नेट वाली फिगर हो जाएगी। अब इसका टीडीएस मुझे गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। ये माना जाएगा कि ये 5 लाख 90% को रिप्रेजेंट करती है, 5 लाख रुपए 90 को रिप्रेजेंट करती है, इसका 10 यानी कि 55,556 मैं अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट के पास जमा कर दूंगा। दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं टीडीएस का पैसा आपसे लेकर गवर्नमेंट को जमा करूंगा, या तो मैं इसको मान लूंगा कि मैंने आपको जो ट्रिप दी है ये नेट अमाउंट है, ये टीडीएस कटने के बाद की अमाउंट है, इसका टीडीएस ग्रॉस अप करके मैं कैलकुलेट कर लूंगा और वो पैसा मैं गवर्नमेंट के पास जमा करूंगा। तो कोई भी बंदा अगर अपने बिजनेस के चलते अपने डीलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने क्लाइंट्स को अगर इंसेंटिव दे रहा है, पर्क दे रहा है, तो वो पर्क के पैसे पे 194R पे टीडीएस कटेगा 10% के हिसाब से, राइट। लेकिन अगर आपने साल भर में उसको 20,000 रुपए तक का ही फायदा दिया है तो उस केस में आप कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। साल भर में अगर आपने 20,000 रुपए तक का ही फायदा दिया है, मतलब पर्क दिया है, एडवांटेज दिया है, इंसेंटिव दिया है, तो उस केस में आप कोई भी टीडीएस यहां पर डिडक्ट नहीं करके चलेंगे। ठीक है जी, ओके सर। इसके बाद एक अगला सेक्शन निकल कर आता है 206AA। 206AA कहता है कि अगर आपने अपना पैन फर्निश नहीं किया, मतलब जो पेई है अगर उसने पेयर को अपना पैन नहीं दिया, तो उस केस में क्या होगा। अगर पेई अपना पैन फर्निश नहीं करता तो उस केस में टीडीएस आपका डिडक्ट होगा, जो भी रेट एक्ट में लिखा हुआ है, मतलब कि उस सेक्शन में लिखा हुआ है, या फिर 20% विच एवर इज हायर। तो जैसे 194C में क्या लिखा हुआ है, आपको 1% या 2% से टीडीएस काटना है। अगर पैन फर्निश नहीं किया तो 20% से टीडीएस कटेगा। 194IB में 5% का रेट है, पैन फर्निश नहीं किया तो 20% से टीडीएस कटेगा। 194J में 2% और 10% का टीडीएस का रेट है, पैन फर्निश नहीं किया तो 20% से टीडीएस कटेगा। तो रेट प्रिस्क्राइब्ड और 20% विच एवर इज हायर। लेकिन 194O में, 194Q में मैक्सिमम टीडीएस का रेट 5% है। 194O ई कॉमर्स वाला है, उसमें आपका जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है 1% है, अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया तो 5% हो जाएगा। 194Q में टीडीएस का रेट 0.1% है, पैन फर्निश नहीं किया तो ये आपका 5% कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है 206AB। 206AB हायर रेट ऑफ टीडीएस की बात करता है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है
सर जिन्होंने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करा है पिछले साल का, जिन्होंने अपने पिछले साल का रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करा और इनका टीडीएस और टीसीएस एग्रीगेट में 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, मतलब अगर आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया और आपका टीडीएस और टीसीएस मिलाकर एग्रीगेट में 50,000 या उससे ज्यादा है, तो आप स्पेसिफाइड पर्सन हो और आपका टीडीएस कटेगा जो रेट सेक्शन में लिखा हुआ है उसका 2 गुना, जो रेट सेक्शन में लिखा हुआ है 2 गुना, जो रेट फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ है उसका 2 गुना, या फिर 5%, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। क्लियर? क्लियर? एक बार आराम से इसको देख लेना, आराम से इसको देख लेना। हमने काफी हद तक डीप में जाके बातों को करा है, बाकी प्रैक्टिस सेशन के अंदर और थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, जो थोड़ी बहुत आप लोग को कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। मेक श्योर कि आप अपने एंड पे इसे जरूर से रिवाइज कर रहे हो। जब तक आप चीजों को अपने एंड पे रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई भी टीचर, कोई भी रिविजनरी सेशन किसी भी काम का नहीं है। राइट? अपने पास किताब रखो, जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको हेल्प करेंगी चीजों को रिकॉल करने में और उसको सॉल्व करने में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। बाय टू ऑल, लव यू।